एनीमे। आज की दुनिया में एनीमे कौन नहीं देखता। करेंटली पूरे वर्ल्ड में 1.2 बिलियन से ज़्यादा लोग एनीमे वॉचर्स हैं और सिर्फ इंडिया में ही 180 मिलियन से ज़्यादा लोग एनीमे देखते हैं। अब तुमने भी कभी ना कभी एनीमे देखा ही होगा या फिर तुम भी एनीमे फैन होंगे। इवन मैं भी एक एनीमे फैन ही हूँ, बट हर एनीमे फैन सेम नहीं होता। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एनीमे को इतना सीरियसली ले लिया कि वो एक साइको हो गए। काफी सारे खौफनाक और खतरनाक केसेस हैं जो सुनकर तुम सोचोगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है, और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि हर एनीमे देखने वाला सेम नहीं होता। कुछ इनकी तरह साइको किलर्स भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट केस से, ओटाकू मर्डरर। तो जापान में 1988 से 1989 के बीच में 4 ऐसे मर्डर्स हुए जिन्होंने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। उन 4 के चारों विक्टिम्स छोटी बच्चियां थी जो कि 4 से 7 साल के बीच में थी और जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। और जिस किलर ने क्राइम किया था उसका नाम था मियाजाकी त्सुतोमो, जो कि 27 साल का था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि मियाजाकी अपनी विक्टिम्स को हैरेस करता था, उनका ब्लड पीता था और यहाँ तक कि उनके बॉडी पार्ट्स तक खाता था। और ये सब जो भी वो विक्टिम्स के साथ करता था, ये सब वो लेटर्स में लिखकर उनकी फैमिलीज को भेज देता था, यहाँ तक कि उनके बॉडी पार्ट्स भी। अब जब वो अपने 5th विक्टिम का करने जा रहा होता है, तभी जो उस विक्टिम के पापा थे वो पुलिस को खबर कर देते हैं, और वो उसे पहले ही कुछ कर पाता, उससे पहले ही पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब इसके अरेस्ट होने के बाद पुलिस वालों ने इसका घर जाकर चेक किया तो वहाँ उन्हें 7683 वीडियो टेप्स मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एनिमीज की थी। और उसमें भी हर तरह के एनिमे जॉनरास थे, डार्क, हॉरर, डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग, गोर। उसके अलावा हॉरर मूवीज और टॉर्चर फिल्में भी थी। और इसके बाद मीडिया ने इसे नाम दिया द ओटाकू किलर, और इस खबर ने पूरी ओटाकू कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। अब मियाजाकी से पूछताछ करने के बाद उसके पास्ट के बारे में पता चलता है कि मियाजाकी काफी अच्छे अमीर फैमिली से था, मतलब पैसों की कोई बिल्कुल कमी नहीं थी। बट जो उसके पेरेंट्स थे वो काफी बिजी रहते थे अपने काम में, तो वो उनसे ज्यादा कनेक्शन नहीं बना पाया था। ना ही इसके ज्यादा स्कूल में दोस्त थे, ये थोड़ा अकेला अकेला ही रहता था। एक इसके दादाजी थे जिनके साथ ये काफी क्लोज था, लेकिन आगे जाकर इसके दादाजी की मौत हो जाती है, तब वहीं से पागल हो जाता है। यहाँ तक कि इसने अपने दादा की जो एशिश थी वो भी खाली थी, और उसके बाद बस ये अपने कमरे में बैठे बैठे अकेला वीडियो टेप्स वगैरह ही देखता रहता था। एंड इस टाइम में उसने कई बार अपनी माँ और अपनी बहन पर भी अटैक किया है, और इस इन्फॉर्मेशन से उन्हें पता चल जाता है कि यस, ही इज अ साइको। इसके अरेस्ट के बाद इसे सजा सुना दी जाती है 2008 में। इसे फांसी देकर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें थी इस केस की जो मैंने अभी तुम्हें बताई नहीं है। जो इसने मर्डर किए थे ना, वो 4 छोटी छोटी बच्चियों के, मैंने उसके बारे में पढ़ा, देखा, और भाई वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल और डिस्टर्बिंग थे। इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि उसे तुम्हारा मूड भी ख़राब होता और यूट्यूब का तो पक्का हो जाता, और शायद फिर ये वीडियो यूट्यूब पे होती ही नहीं। बट सही में यार बहुत डिस्टर्बिंग था। पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि साला कौन उन छोटी बच्चियों को ऐसे मार सकता है। अच्छा हुआ साला मर गया। द मांगा मर्डर केस। तो ये केस था बेल्जियन कंट्री के ब्रुसेल सिटी का। 27 दिसंबर 2006 शाम के 6 बजे एक कपल डुनकेन पार्क में घूम रहे थे और उन्हें कुछ बॉडी पार्ट्स के मिलने का पता चलता है। जब पुलिस वाले वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सारे पार्ट्स किसी एक ही इंसान के हैं, बट उसका मुंह वगैरह नहीं था और ना कोई कंप्लेंट आई थी, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि विक्टिम है कौन। बट इस केस में एक चीज़ ने सबको हैरान कर दिया था। जहाँ उन्हें ये बॉडी पार्ट्स मिले थे वहाँ उन्हें 2 कागज के नोट्स भी मिले जिन पे लिखा हुआ था वाता शिवा कीरा देस एंड वी ऑल नो दिस डायलॉग। इसका मतलब है मैं ही कीरा हूँ, इट्स फ्रॉम डेथ नोट। अब इसके बाद वहाँ की मीडिया ने इसका नाम रख दिया था द मांगा मर्डरर केस। अब 3 साल बाद जाकर 2010 में इनके किलर्स को पकड़ा जाता है, जो एक्चुअल में 4 बंदे थे, जिनमें से 3 लोगों ने विक्टिम को मारा था और जो चौथा बंदा था वो सिर्फ खड़े होके पीछे देख रहा था, लेकिन उसने सब कुछ देखा फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो इसलिए वो भी उतना ही गुनहगार माना जाता है। फिर उनसे पूछताछ करके पता चलता है कि जो विक्टिम था जिसका कत्ल हुआ था वो एक्चुअली में इनका ही एक रूममेट था। इनकी किसी बात पर बहस हो जाती है और इसलिए उन तीनों ने उसे मार दिया। एंड देन उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एंड उन्होंने ये भी बताया
कि उन्होंने वाताशिवा कीरादेसु वाला नोट इसलिए डाला था वहाँ बिकॉज दे लाइक डेथ नोट। ब्रो यार वो ठीक है, यू लाइक डेथ नोट मांगा, बट ये कौन सा तरीका है यार ट्रिब्यूट देने का। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे केसेस है डेथ नोट के रिलेटेड। कई लोग इसे देखकर सुसाइड कर लेते हैं और कई लोग कीरा से इंस्पायर्ड होकर दूसरे लोगों को मारते हैं, और कईयों ने तो अपने खुद की डेथ नोट बना रखी है लोगों को पेलने के लिए। ब्रो व्हाट द फक। एंड अब तुम समझ ही गए होगे कि डेथ नोट इतनी कंट्रीज में बैन क्यों है। एंड अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी गलती एनीमे की है। हाँ, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट जो लोग इस हद तक और इतने एविल तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनका दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा एविल होता है। उसमें तुम पूरा दोष एनीमे को नहीं दे सकते। देखो, उसमें उस शख्स का भी खुद का दोष होता है, वरना तो ऐसा सोचो तो पता नहीं कितने लोग जो डार्क और डिस्टर्बिंग मांगास पढ़ते हैं, अगर वो ऐसे इन्फ्लुएंस होने लगे तो हर एक घर में एक मर्डरर बैठा होगा। सो यस, चॉइस होती है। इवन मैं खुद एक एनिमे लवर हूँ एंड मांगास भी रीड करता हूँ। एंड बाकी तुम बताओ कैसी लगी ये वीडियो। एंड यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत करी एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के दी, लेकिन जो केसेस के बारे में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, अगर मैं उसको पूरी डिटेल्स में समझाता तो शायद ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं होती। सो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।